आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के भूगोल के चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कृषि। यह एनसीईआरटी पैटर्न 2020-21 के अनुसार बनाया गया है और इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसे बहुत ही सरल शब्दों में और प्रत्येक टॉपिकों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। हम लोग जानते भी हैं, भारत के लगभग 70% जनसंख्या खेती पर ही आधारित है। कृषि को हम अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। कहीं कहीं हम लोग एग्रीकल्चर शब्द को बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। जो एग्रीकल्चर शब्द है, यह लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन शब्द आप लोग जानते हैं कहाँ से लिया गया है। यह लैटिन अमेरिका से लिया गया है। एग्री का अर्थ भूमि होता है, जबकि कल्चर का अर्थ खेती होती है। यानी भूमि पर जो खेती होती है उसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जो कृषि है, यह हमारे देश की प्राचीन प्रणाली है। यानी प्राचीन काल से ही हमारे देश में खेती होती रही है। समय के साथ इसमें लगातार परिवर्तन होता गया। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे इसमें लगातार परिवर्तन हो गया। हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग खेती करते थे जंगलों में, पेड़ों को काटकर। आज भी कहीं कहीं पर ऐसी खेती होती है, लेकिन आज के युग में अधिकतर जो हमारी खेती होती है वह प्रमुख रूप से ट्रैक्टर यानी यंत्रों द्वारा होता है। अब हम देखेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रमुख रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, और दूसरा है गहन जीविका कृषि, और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। इन तीनों का हम विस्तार से अध्ययन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे हमें समझ में आए। पहला है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। पहला पॉइंट है इसका, इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे खुदाई करने वाली छड़ी और लकड़ी के हल से खेती की जाती थी। आदिम जो कृषि थी, यानी कि पहले के जो मानव थे, हम उन्हें आदि मानव कहते थे। तो उस समय जो खेती होती थी वह प्रमुख रूप से लकड़ी के हल द्वारा होती थी और खुदाई करने वाली लकड़ी की छड़ी से होती थी। इसका दूसरा पॉइंट है, यह खेती परिवार की मदद से की जाती थी। यानी परिवार के सभी लोग करते थे। अगला पॉइंट है, इस फसल से केवल परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। और इसके बाद अगला इसका पॉइंट है, इस समय झूम खेती पद्धति या कर्तन दहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके आगे झूम खेती या कर्तन दहन प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करेंगे। कर्तन दहन प्रणाली या इसे हम झूम खेती कहते हैं। पहला पॉइंट है, किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। कहने का मतलब ये है, किसान जो है जहाँ पर बहुत अधिक जंगल रहते थे उसको काट कर और उसकी सफाई करके वहाँ पर वह खेती अपने परिवार के साथ करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसका दूसरा पॉइंट है, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो उस पर भूमि को छोड़ देते हैं, फिर खेती के लिए दूसरी भूमि तैयार करते हैं। यानी उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वही खेती वो लोग करते हैं। अगला पॉइंट है, इस प्रकार की कृषि से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। कहने का मतलब ये है, जब तक वहाँ पर उर्वरता शक्ति उस स्थान पर खेती की बनी रहती थी तब तक ये लोग खेती करते थे। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर ये लोग अन्य स्थान पर
चले जाते थे और फिर वहाँ पर जंगलों को साफ करके ये लोग खेती करते थे जब तक कि उस भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहती थी। अगला पॉइंट है, इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए इस कृषि में उत्पादन कम होता। हम लोग जानते हैं कि पहले के जो लोग हैं वो जब खेती करते थे उर्वरकों का प्रयोग कम करते थे, इसीलिए खेतों में पैदावार बहुत कम होती थी। अब अगला है गहन जीविका कृषि। यह कृषि के प्रकार में दूसरा प्रकार है। पहला पॉइंट है, यह कृषि वहाँ की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। कहने का मतलब ये है, यह खेती वहाँ पर की जाती है जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है और लोग इसी पर जीवन यापन अपना करते हैं। अगला पॉइंट है, इस समय अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी अच्छे प्रकार की खादों का प्रयोग और सिंचाई नलकूपों द्वारा, नदियों द्वारा या जलाशयों द्वारा की जाती है, जिससे कि कृषि का उत्पादन बहुत अधिक से अधिक हो सके। अगला पॉइंट है, यानी तीसरा है कृषि में वाणिज्यिक कृषि, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है, इसके तहत जितनी भी फसल उगाई जाती है सभी बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता भी है, कृषि के प्रकारों में वह कौन सी कृषि है जिसका एकमात्र उद्देश्य बाज़ार में बेचने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जो फसलें उगाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, इसमें अधिक पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम वाणिज्यिक के ही अंतर्गत पढ़ेंगे रोपड़ कृषि। पहला पॉइंट है, जब एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो इसे रोपड़ कृषि कहते हैं, यानी कि ऐसी कृषि जिसके पौधे को रोपकर यानी कि बैठा कर किया जाए उसे हम रोपड़ कृषि कहते हैं। जैसे गन्ना, रबड़, चाय और कॉफ़ी, इन सभी को रोपड़ कृषि के अंतर्गत रखा गया है। अगला पॉइंट है, यह एक वाणिज्यिक कृषि है, यानी इसमें जो फसलें उत्पन्न होती हैं उसका व्यापार किया जा सकता है। अब हम इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे मौसमी फसलें। अब ध्यान से इसको समझिएगा, मौसमी फसलों में कौन कौन सी आती हैं। पहला है रबी की फसल, जो कि शीत ऋतु के बीच बोई जाती है, यानी अक्टूबर और दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है। जैसे गेहूँ, मटर, चना, सरसों, ये सभी जो फसलें हैं यह मौसमी फसलों के अंतर्गत आते हैं, यानी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। अब हम रबी की फसल के बाद अगला देखेंगे खरीफ की फसल। यह मानसून की पहली पैदावार यानी जून जुलाई में बोया जाता है और इसे सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास। अब अगला पॉइंट है जायद फसलें। यह फसल रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और यानी अर्थात मई और जुलाई के महीने में जायद की फसलों की खेती होती है। जैसे खरबूज, खीरे और सब्जियों का उत्पादन इस समय होता है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य फसलों के बारे में, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट है, भारत में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। यानी खाद्य मतलब होता है जिन फसलों को हम लोग खाते हैं, जबकि खाद्य फसलें वे होते हैं जिनको हम खाते नहीं बल्कि उसका उत्पादन वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट है, खाद्य फसलों में भी कुछ अनाज और गैर अनाज फसलें होती हैं। तो पहला है खाद्य फसलों में चावल। भारत चावल का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रथम उत्पादक चीन है।
दूसरा पॉइंट है यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसमें भारत की लगभग आधे से अधिक जनसंख्या इसी पर निर्भर है। अगला है इसे तापमान 25 डिग्री से अधिक चाहिए। कहने का मतलब ये है कि चावल के उत्पादन के लिए तापमान अधिक होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसे सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी कि यह अगर 60-70 दिन तक जल में ही है तो इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। मुख्य राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है। अगला है गेहूँ। यह भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है और विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि चाइना का प्रथम है। दूसरा पॉइंट है इसे ठंडे तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है गेहूं के लिए अधिक तापमान नहीं होना चाहिए और अधिक वर्षा भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह फसल खराब हो जाएगी। इसके जो मुख्य राज्य हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मोटे अनाज, जिसमें ज्वार, बाजरा और मक्का आता है। पहले हम लोग जान लें ज्वार के बारे में। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। यह देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल जो है वह वर्षा पर निर्भर है। अगला है बाजरा। यह बलुआ और काली मिट्टी पर उगाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है जो बाजरा होता है या किस मिट्टी में उगाया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा बलुआ और काली मिट्टी में। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बाजरा बहुत अधिक उत्पादन होता है। मोटे अनाजों में अगला है मक्का। मक्के के उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और यह सबसे अधिक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। यानी कि अगला पॉइंट है दलहन। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जो है यह दालों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रोटीन अधिक होता है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना आदि को दलहन में सम्मिलित किया गया है, यानी वे फसलें जिससे दाल का उत्पादन होता है उसे हम दलहन कहते हैं। अगला है गन्ना। गन्ना का उत्पादन 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होना चाहिए और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए और सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में होता है। अगला है चाय। चाय जो है एक गर्म जलवायु में उत्पन्न होती है। इसे रोपड़ कृषि भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है। यह पेय पदार्थ की फसल, यानी इसको पिया जाता है। यह एक ऐसी फसल है जिसे अंग्रेज लाए थे। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वह असम और पश्चिम बंगाल है। अगला है बागवानी फसलें। कभी कभी क्वेश्चन आता भी है बागवानी फसलें किसे कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है फलों और सब्जियों के उत्पादन को बागवानी फसलें कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है बागवानी फसलें किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा फलों और सब्जियों के उत्पादन को बागवानी फसलें कहते हैं। अगला पॉइंट है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी फलों और सब्जियों का भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है महाराष्ट्र में आम की फसलों की पैदावार बहुत अधिक होती है, जबकि केरल में केलों का और जम्मू कश्मीर में सेब का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ये सभी विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला है अखाद्यान्न फसलें। अखाद्यान्न फसलों में रबड़, रेशम, कपास और जूट आते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं। पहले हम रबड़ के बारे में जान लें।
इसको बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक इसके लिए चाहिए और इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह केरल और तमिलनाडु है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, रेशम। इसके लिए रेशम के कीड़े की ज़रूरत होती है। रेशम के कीड़े से कोकून प्राप्त होता है और रेशम के कीड़े के पालन को रेशम उत्पादन कहते हैं। यह जो कीड़ा है वह मलबारी पेड़ की हरी पत्तियों पर पड़ता है। अब हम अगले कपास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और धूप की आवश्यकता होती है। यह प्रमुख रूप से काली मिट्टी में उगाया जाता है। इसके प्रमुख जो राज्य हैं वह महाराष्ट्र, गुजरात हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी, यानी का से कपास और का से काली। अगला है जूट। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग बोरियां बनाने में, चटाइयाँ, रस्सी और धागे बनाने में किया जाता है। लेकिन इन सभी को बनाने के लिए खर्च अधिक आता था, इसीलिए अब इसके स्थान पर नायलॉन की पैकिंग सामग्री ने ले लिया है, क्योंकि यह सस्ता है, जबकि जूट के जो सामान होते हैं वे महंगे होते हैं। अब हम अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि भारतीय कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। पहला है कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। दूसरा है पशु चिकित्सालय की स्थापना। तीसरा है मौसम के पूर्वानुमान का विकास। सरकार ने इन सभी की स्थापना इसलिए की है जिससे कि भारतीय कृषि को बढ़ावा मिल सके। अब हम अगला मेन पॉइंट पढ़ते हैं जो कि हर साल परीक्षा में आता है, खाद्य सुरक्षा। पहला पॉइंट है नागरिकों के लिए भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है। यानी भारत सरकार ने प्रत्येक नागरिक को भोजन मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाई है। दूसरा पॉइंट है हमारी सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है, जिससे सभी को भोजन आसानी से मिल सके। इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला है बफर स्टॉक। पहला पॉइंट है भारत में जिस फसल का उत्पादन अधिक हो जाता है या तो उसे दूसरे देशों में बेच दिया जाता है या भविष्य में आपदा के लिए रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कभी कभी फसलों का उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है तो उन फसलों को या तो दूसरे देशों में बेच दिया जाता है या तो आकस्मिक घटना यानी अचानक कोई आपत्ति आ जाती है, उसके लिए यह रखा जाता है। अगला पॉइंट है यह सब कार्य फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है और यह क्या करता है, कभी कभी कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी हो जाती है तो उन क्षेत्रों में यह संस्था अनाजों का प्रबंध करती है। जैसे 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई तो उस समय यही संस्था वहां पर खाद्य वितरण करवाई। अगला मेन पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है भारत के प्रत्येक गांव शहर में राशन की दुकान होती है। दूसरा, यहाँ कोई भी घरेलू सामग्री ले सकता है, यानी हम लोग रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती हैं उनको आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। अगला पॉइंट है बीपीएल कार्ड वालों को यहाँ बहुत सस्ते दामों में वस्तुएं मिलती हैं। बीपीएल का जो फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको सरकार जो है वह मुफ्त राशन दे। गाँव में आप लोगों ने जो पीला कार्ड है वह देखा होगा, वह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को बनता है। वे लोग मुफ्त में राशन पाते हैं। अब हम अगले पॉइंट को पढ़ेंगे, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पूरे विश्व से जुड़ने पर कृषि पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला है
हरित क्रांति, कृषि क्षेत्र में अच्छे बीजों का प्रयोग हुआ, आधुनिक तकनीक और अच्छी खादों का प्रयोग होने लगा, जिससे कि फसलों में वृद्धि होने लगी। यानी हरित क्रांति से खेतों में फसलों की पैदावार में तेज़ी से वृद्धि हुई। अब हम श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में फ्लड ऑपरेशन भी कहते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है। तो हम उसका उत्तर देंगे दुग्ध उत्पादन से, जिसे अंग्रेजी में कभी कभी पूछ लेता है ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है, तब भी उसका उत्तर दुग्ध उत्पादन ही होगा। पहला पॉइंट है दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए, पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये जो श्वेत में छोटा सा है या बड़ा सा का आधा सा रहेगा, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह जो श्वेत क्रांति है यह गुजरात से शुरू हुआ था और इसके जो जनक हैं उनका नाम वर्गीज कुरियन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। यह क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 4 है, जो कि फुल नोट्स के साथ पढ़ाया गया है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। यूपी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को इस चैनल से इसी तरह के वीडियोज़ मिलता रहेगा। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप लोगों का दिन शुभ हो। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।